नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, 6th क्लास NCERT ज्योग्राफी यानी भूगोल का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आपने NCERT कंप्लीट कर ली ना, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, आज से ही मन बना लें कि हमें NCERT 6th क्लास से लेके +2 क्लास तक कंप्लीट करनी है। और अगर आपने बढ़िया तरीके से इनको कंप्लीट कर लिया तो बेटा ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो आप पास ना कर पाओ। 100% क्लियर कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला जो बोर्ड है ना, वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? NCERT, क्योंकि NCERT ही तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना। तो वहीं से ही सारे की सारे हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेसन है 5th, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यानी पृथ्वी के प्रमुख यानी मुख्य, और परि का मतलब होता है स्टूडेंट्स चारों ओर, और मंडल का मतलब होता है भाग। यानी पृथ्वी के कौन कौन से भाग है, पृथ्वी के ऊपर कौन सा भाग है, पृथ्वी से आगे जो अपना बनता है पर्यावरण जिसको हम बोलते हैं, उसमें कौन कौन से भाग हैं, वो सारे डिस्कस हम करेंगे आज के लेसन में। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम क्या अपने को दे रखा है, क्या क्या डिस्कस होगी इसके अंदर। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन जो सौरमंडल में पृथ्वी है, उसके अंदर हमने ये सारा डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। जीवन से रिलेटेड जो जो चीज़ें, जो जो चीज़ आवश्यक है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। हवा है, पानी है, जल है, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो सब कुछ हमें यहाँ पर मिलता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि इसके लिए यानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यानी ये तीनों घटक मौजूद हैं यहाँ पे। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। भूमि, जल और हवा, ये तीनों घटक ऐसे हैं स्टूडेंट जो पृथ्वी पर मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बड़े ही अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठा लेना, भूमंडल किसको कहा जाता है? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है, यानी पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरती है ना, गैसों का जो मंडल है, गैसों के जो भाग है, गैसों की जो परतें हैं, उस परत को, उस भाग को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वायुमंडल कहा जाता है। यानी भूमि का जो भाग है वो भूमंडल, और जो गैसों का भाग है वो वायुमंडल। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है 21% अपने ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अपने पास 78% तक है। ये सारी की सारी बाकी अन्य गैसें भी होगी अपनी, तो वो सारी आपको याद भी होगी, अच्छे ढंग से आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। सबसे ज़्यादा अपने को नाइट्रोजन गैस मिलेगी, उसके बाद में ऑक्सीजन, और फिर अपने पास अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, तो वो अलग टाइप की जितनी भी गैसें वो यहाँ पर मिलती है। पृथ्वी के आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम, कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, भूमि वाले भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल। गैसों वाले भाग को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। तो जल वाले भाग को क्या कहा जाएगा? जलमंडल। बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अरे इतनी सी तो बात है। भूमि वाला भाग भूमंडल, गैसों वाला भाग वायुमंडल, जल वाला भाग जलमंडल। कोई दिक्कत ही नहीं है। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प। स्टूडेंट्स, जल है ना, वो ठोस में भी मिल सकता है अपने को, द्रव में भी मिल सकता है और गैस में भी मिल सकता है। यानी द्रव जो जल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? तीनों अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यानी जीवमंडल कौन सा होता है स्टूडेंट? जहां पर जीव पाए जाते हैं। और जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। और वहां पर किस कारण जीव पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जीवन से संबंधित या जीवन के लिए अति आवश्यक भूमि,
जल और हवा यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो जो पढ़े अभी भूमंडल, जलमंडल, उनके बारे में डिस्कस करते हैं स्पेशल टॉपिक ले लेके। तो भूमंडल किसको कहा जाता है? तो स्टूडेंट, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जहाँ पर हम रहते हैं। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। स्टूडेंट, मिट्टी की अनेक परतें, जैसे हम अगर बाहर दावे गड्ढा करें ज़मीन में, तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर तो जो होती है वो अलग कलर की मिट्टी पाई जाती है, उसके थोड़ी देर बाद में, यानी थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा करने के बाद में अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है, और ज़्यादा अगर गड्ढा गहरा करेंगे तो अलग अलग टाइप की मिट्टी हमें मिलती जाती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है स्टूडेंट, जब अपने को मिट्टी कैसे मिलती है? बिल्कुल पानी में भीगी हुई, ठीक है, कीचड़ टाइप के जो होती है वो अपने को मिट्टी मिलती है, यानी सभी टाइप की अपने को मिट्टी पाई जाती है पृथ्वी पर। तो यह भूप्रपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। मेन बात किसकी हो रही है? भूमंडल की। तो ऊपर वाले भाग को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े सतलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो भाग है ना, वो दो भाग है। एक तो है महाद्वीप, जहाँ पर स्थलीय भूभाग है, यानी जहाँ पर पृथ्वी यानी भूमंडल है। भूमंडल का मतलब वह भाग जो ठोस है और जहाँ पर हम रहते हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? महाद्वीप। और बड़े भाग जो जलाशय है, बड़े बड़े जलाशय हैं स्टूडेंट, उनको कहा जाता है महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम चित्र 5.1 अब आगे पढ़ेंगे बेटा हम, वो कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, क्या क्या नाम है, वो सारे डिस्कस हम करेंगे। तो विश्व के मानचित्र को देखिए, हम देखेंगे अभी क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? कुछ भाग जुड़े होंगे, कुछ भाग नहीं जुड़े होंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्टूडेंट, जो पानी होता है ना, जैसे मान लो ये है अपना और इसके नीचे पानी है, तो ये जो भाग होता है ना, ये ऊपरी भाग जो है वो अपने पास क्या होता है स्टूडेंट? समुद्र का तल होता है। और समुद्र का जो तल होता है उसकी हाइट, उसको माना जाता है स्टूडेंट जीरो, जिसे क्या माना जाता है? शून्य मापा जाता है। और स्थल की जो ऊंचाई है स्टूडेंट्स, वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। अब मान लो ये अपना जो समुद्र तल था, यहाँ पर पानी है, और यहाँ अपनी अगर मान लो कोई शहर बसा हुआ है, तो इसकी जो ऊंचाई है ना स्टूडेंट समुद्र तल से, वो इस तल से मापी जाती है। यानी ये जीरो हो गया, और इससे ऊपर मान लो ये 800 मीटर हो गया, तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा 800 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। वो समुद्र तल का तल है कौन सा? जो पानी का जो ऊपरी भाग है वो समुद्र का तल है। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए हम डिस्कस करते हैं, ये अपने पास आ ही गया वो चित्र 5.1 की बात हो रही थी स्टूडेंट्स, महाद्वीपों की बात हो रही थी और महासागरीय बेसिन की बात हो रही थी। यानी जो स्थलीय भाग है वो तो महाद्वीपों के अंदर बांटा गया, पृथ्वी को दो भागों में बांटा था हमने, अभी हमने पढ़ा था। और जहाँ पर बड़े बड़े जलाशय हैं वो महासागरीय बेसिन है। तो स्टूडेंट देखिए, महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है अपने। एशिया आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और एक और रह गया स्टूडेंट्स, वो लास्ट अपना कौन सा है? अंटार्कटिका। समझ आ गया बेटा? 7 अपने पास महाद्वीप हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और स्टूडेंट बाद में ये जो नीला नीला पार्ट बच गया ना, ये सारा का सारा क्या है अपने पास? महासागरीय बेसिन है। इसने ये भी बोला था ना स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि क्या ये स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए हैं? तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपस में ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अलग पार्ट पड़ा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, यानी ये जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। और स्टूडेंट्स ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने दावा भी किया ऐसा, कि बहुत पुराने समय में यानी लाखों करोड़ों साल पहले ये सारा का सारा जो स्थलीय भाग अपने को अलग अलग दिख रहा है ना, ये इकट्ठा हुआ करता था, यानी एक ही भाग था ये। और जब इनको मतलब समुद्र के अंदर तूफान आया या किसी भी टाइप की कोई प्राकृतिक घटना घटी, तो इनके बीच में मतलब गैप आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर इस पार्ट को इस पार्ट के साथ हम मिलाते हैं ना, तो लगभग, मैं ये नहीं कहता कि 100% सेम होगा, लेकिन लगभग ये इस पोर्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये
कहा जाता है कि ये आपस में जुड़े हुए थे सारे के सारे पार्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अभी आगे अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। स्टूडेंट्स, जो समुद्र तल से ऊंचा है, सबसे ऊंचा भाग, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? ये आप जरूर बताओगे। हिमालय की ऊंची चोटी है, लेकिन ये कौन से देश के अंदर है या कौन सी जगह पर है? ये फिक्स आप बताओगे कितना है। 8,848 मीटर ये तो पता चल गया, लेकिन वास्तव में किस जगह पर है ये आप जरूर बताना। आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। स्टूडेंट्स, मोरियाना गर्त या मेरियाना गर्त बोला जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 यानी लगभग स्टूडेंट्स 11 किलोमीटर यानी 8,848 मीटर। जो ये पृथ्वी का यानी पहाड़ों की जो चोटी है, वो सबसे ऊंचा जो भाग है ना भूमंडल का, वो भी इसके अंदर समा जाएगा। इतना गहरा है ये। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या सोचा था हमने ऐसा? जिन बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं उन्होंने तो सोचा नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो तो कहेंगे सर हमने तो सोच रखा था, है ना। तो क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने फतह हासिल की थी? तो उसमें थे न्यूजीलैंड के तो थे एडमंड हिलेरी और भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये 29 मई 1953 को कहाँ पर चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट यानी पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर। जापान की चुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। स्टूडेंट देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें और कितने बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी बुक्स के अंदर अपने को दे रखी है। मैं आपको स्टूडेंट्स ये राय जरूर देना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ें अगर आपको वास्तव में कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो। बाकी आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो पास ना हो। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स महाद्वीप। तो महाद्वीप में क्या है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। हमने अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अभी अलग है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी ये एक भी थे। ये महाद्वीप है स्टूडेंट्स कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हमने पढ़ा था 5.1 के अंदर। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि सतह का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हाँ, ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद रखनी है कि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का जो स्थलीय भाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से भाग के अंदर पाया जाता है? तो वो स्टूडेंट उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा स्टूडेंट्स? एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप में से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस में एशिया कहा जाता है। कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ये हम देखते हैं इस चित्र के अंदर। ये देखिए, ये जो रेड कलर की पट्टी है ना, ये यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। तो इस भाग को, इस लाइन को कहा जाता है स्टूडेंट्स यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारी की सारी जब आप पिक्चर के अंदर यानी इन मैप के अंदर देखोगे ना, तब सारी की सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन बेटा मैप भी आपको ढंग से देखना है, किसी से समझना है। अपने आप देखोगे तो क्या पता समझ में ना आए, लेकिन अगर किसी से पूछोगे, किसी टीचर से, तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये अपना आ जाता है भूमध्य रेखा, है ना। इससे ऊपर अपनी कर्क रेखा और इसके नीचे अपनी मकर रेखा। तो देखिए ये सारे के सारे जो भाग है स्थलीय भूभाग, इतना ही भूभाग है स्थल का जो कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध के अंदर है। बाकी सारा का सारा ऊपर वाले भाग के अंदर है ना। और इसमें से देखो
जो अपने एशिया है, ये एशिया है, और इस एशिया महाद्वीप के अंदर से कौन सी रेखा पास हो रही है स्टूडेंट्स? कर्क रेखा। अब आपको ये बता सकते हो कौन कौन जो रेखा है वो मकर वाली, सॉरी कर्क वाली, वो कौन कौन से महाद्वीप से पास होती है? तो एक तो उत्तरी अमेरिका, एक स्टूडेंट्स अफ्रीका, और एक अपने पास आ जाता है एशिया। स्टूडेंट्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूरोप से पास होती है कि नहीं होती, तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यूरोप से तो ये पास नहीं होती। ये स्टूडेंट्स बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग और बड़े ही काम की चीज़ें हैं, तो याद रखना इनको। एक एक लाइन के सम आप बना सकते हो, तो बनाना भी आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यूरेशिया के बाद में यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। देखो कर्क रेखा इससे होकर नहीं गुजरती। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। स्टूडेंट हमने जो अभी पढ़ा था, जो पिक्चर देखी थी, वो आप पिक्चर जरूर देखें। अपने पास भी आप रखना अपनी एनसीईआरटी की बुक्स, अगर आपको वास्तव में किसी एग्जाम के प्रति सीरियसनेस रखनी है तो। नेक्स्ट बात बेटा वो क्या है? अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब आपसे ये पूछा जा सकता है पहला कौन सा है? वो है एशिया। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट्स वो भी अफ्रीका, यानी ए से शुरू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आगे क्या है? विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। स्टूडेंट 2007 के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था और उसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन से महाद्वीप से होकर जो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा है वो पास होती है। और स्टूडेंट्स उसके अंदर लगभग बच्चों को पता नहीं था कि वास्तव में भूमध्य रेखा अफ्रीका से पास होती है क्या। और लेकिन देखो हमने अभी देखा कि ये 6th क्लास की बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम पढ़ेंगे ना बेटा एनसीईआरटी, तो ही हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो बेटा जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हर प्रकार की आएगी अपने सामने। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र हम देख लेंगे 5.1 आप देखना बेटा जरूर। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखा गुजरती है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो कर्क रेखा है। ठीक है बेटा। उसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कर्क और मकर और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा वो तीनों की तीनों कौन से महाद्वीप से पास होती है? तो वो है स्टूडेंट अफ्रीका महाद्वीप से। यानी तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों रेखाएं पास होती है। चलिए और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं हम बेटा। देखो मजा आ रहा है ना पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। अब ये भी बहुत बार हमने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो स्टूडेंट्स वो कौन सा है? सहारा। थार भी है एक, वो भी आपको पता होना चाहिए। थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल है ना, वैसे ही थार का भी मरुस्थल है। वो अगर आपको पता है तो बेटा जरूर बताना कौन कौन से भाग के अंदर है। तो गर्म रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। जो कौन सा महाद्वीप स्टूडेंट? ये अफ्रीका महाद्वीप। चित्र 5.1 के अंदर आप दोबारा देख लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। देखिए है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। और एक लाइन का सम आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? सॉरी सबसे लंबी नदी, तो वो है नील। और वो कहाँ से होती है पास? अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है ये लेसन। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है? तो स्टूडेंट देखिए कौन कौन से भागों से होकर गुजरती है। ये देखिए अफ्रीका है ना, और ये देखिए सहारा मरुस्थल, ये अपनी नील नदी आ गई, ये बिल्कुल बीच में से होकर कौन सी गुजरती है? भूमध्य रेखा। और नीचे अपने पास आ गया स्टूडेंट मकर रेखा। और ये देखिए अपने पास आ गया ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये पर्वतमाला स्टूडेंट्स यहाँ से भी ये क्या होती है? पास होती है। और अब आप देख लीजिए कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से पास होती है, अफ्रीका से भी पास होती है, एशिया से भी पास होती है। उसके बाद भूमध्य रेखा कहाँ से पास होती है स्टूडेंट? ये दक्षिण अमेरिका से पास होती है, अफ्रीका से पास होती है और एशिया के कुछ भाग से पास होती है। उसके बाद में अपने आ जाती है मकर, जो दक्षिण अमेरिका से पास होती है, अफ्रीका से पास होती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी
पास होती है स्टूडेंट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको पता भी होगा। और ऑस्ट्रेलिया ही है ना स्टूडेंट जहां पर क्या मनाया जाता है? ग्रीष्म मौसम के अंदर क्या मनाया जाता है? क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। तो स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं हम कि उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स पनामा जल संधि आपसे पूछा जाए तो क्या है वो है स्टूडेंट्स उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला जो ये भाग है ना, स्थल संधि जो है बिल्कुल पतला सा भाग, वो क्या है? पनामा जल संधि इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। संधि का मतलब क्या था स्टूडेंट? जोड़ना। और स्थल का मतलब क्या था? भूमि, यानी भूमि का वो भाग जो दो भागों को आपस में जोड़ता है। सिंपल, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे भारत और श्रीलंका, इसके बीच में भी क्या है? जल संधि है। और ये कौन सी है ये आप जरूर बताना। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है स्टूडेंट्स, ये जल संधि है। यहाँ पर क्या था? स्थल संधि है, क्योंकि ये स्थल एक दूसरे को मिलाता है, यहाँ पर जल से एक दूसरे को मिलाया जा रहा है। जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये कौन कौन से स्टूडेंट्स? ये देखिए बंगाल की खाड़ी और इधर अपने पास क्या? अरब सागर, बीच में ये जल संधि बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध के अंदर स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो कौन कौन से स्टूडेंट? हम पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात चल रही है तो उत्तरी अमेरिका देखिए कौन कौन सा है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया ना। तो कौन कौन से? देखो आर्कटिक महासागर ये रहा, उसके बाद में अंटार्कटिक महासागर ये रहा, यहाँ से भी ये आर्कटिक हो गया, यहाँ पर अंटार्कटिक हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक, अंटार्कटिक और प्रशांत, इन 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है आज का, तो जुड़े रहना बेटा आपको लास्ट तक। तो आगे हमें क्या दे रखा स्टूडेंट? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है ना वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है वो आप जरूर बताना स्टूडेंट्स। हमने अभी तो पढ़ा था कौन से, एक तो अंटार्कटिक था, उसके बाद में आर्कटिक था, और एक प्रशांत महासागर था। तो 3 ओर से घिरा हुआ था। तो यहाँ तो अपने पास अंटार्कटिक हो गया था, इधर अपने पास आर्कटिक हो गया था, और इधर प्रशांत महासागर। तो कौन से 2 भाग से घिरा हुआ है? एक तो हो गया अपना आर्कटिक और एक हो गया स्टूडेंट्स प्रशांत महासागर। सिंपल। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है स्टूडेंट्स। सबसे लंबी नदी नील, वो कहाँ से बहती है? अफ्रीका महाद्वीप से। और सबसे बड़ी देखियो ये सबसे बड़ी है कौन सी? अमेजन नदी, और वो सबसे लंबी नदी थी। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए हम आगे और पढ़ते हैं स्टूडेंट। अंटार्कटिका, यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जीवन नहीं है। कौन से महाद्वीप पर? अंटार्कटिका पर। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है स्टूडेंट। यहाँ पर जीवन नहीं है, इसका मतलब लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन शोध केंद्र वहाँ पर बनाए गए हैं हर एक देश का। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है और इनके नाम है स्टूडेंट मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। स्टूडेंट्स आज हमने क्या चीज़ पढ़ ली? महाद्वीप कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बड़ा लेसन है तो जल मंडल और उससे रिलेटेड आगे जो भी मंडल होंगे, शोभ मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, जो भी है वो हम आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए
आपको इतना ही कंप्लीट करना है। एक एक लाइन के क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश किया करो बेटा, ताकि हर एक लाइन से आपको अच्छी नॉलेज मिलती जाए। तो स्टूडेंट्स, कल मैं लेके आऊँगा आगे वाला पार्ट, यानी जल मंडल से आगे रिलेटेड हम पढ़ेंगे जितना भी पोर्शन होगा अपना। भूमंडल के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था अभी, फिर हम वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ाई का एंजॉय कीजिए और मिलते हैं कल। थैंक यू।